हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। ये फोर्थ पार्ट है कॉमन सेंस सीरीज जो मैं चला रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद कॉमन सेंस। ठीक है, जो ये मैं वीडियो बनाता हूँ, एक पहली तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, वीडियो देख के उनको छोड़ो मत। वीडियो देखने के बाद जो भी लर्निंग मिल रही है उस वीडियो से PYQ उठाओ और क्वेश्चन पे अप्लाई करना शुरू करो कि ये कॉमन सेंस का है कि नहीं है ना, कैसे करना है। कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में उसको पकड़ो, क्योंकि ये एक बार देख लोगे अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ हो सकता है, बट जब खुद की बारी आएगी तो करने में दिक्कत होगी। तो उस कैसे करोगे उसको? फिर प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करो, समझो क्वेश्चन को और उसमें लॉजिक ढूंढो, लूप ढूंढो, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। अब देखो ये क्वेश्चन है, नॉलेज है कि नहीं है पहले चेक करते हैं कि कॉमन सेंस से कितना कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज जो नॉर्मल आदमी पढ़ता है। इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, पता नहीं। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इंटू 2 लैटिट्यूडनल हेल्स। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन। ठीक, क्या है कीवर्ड यहाँ? एक्सट्रीम, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। भारत पूरी तरह से ट्रॉपिक जोन में आता है। तो जब भी एक्सट्रीम वर्ड आएगा तो उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? कट करेंगे। तो कहाँ पे 4 है ऑप्शन में? यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये दोनों भी एक साथ कट गए क्योंकि जैसे एक्सट्रीम वर्ड कट किया। अब थर्ड पे बढ़ते हैं। कह रहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 भागों में बांटती है। अगर बेसिक NCERT भी पढ़ी है ना, तैयारी कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो तुम्हें पता है कि ये इंडिया है और यहाँ से कैंसर ऐसे जाती है। ठीक है, बीच से 2 भाग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा तो सही हो गया, तीसरा सही हो गया। अब हमने पहले तो ये दोनों काट दिए थे और तीसरा अब किस में बचा? सिर्फ इसी में बचता है। तो दूसरा और पहले में से पता हो ना पता हो, अपने आप दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन को अप्लाई करते रहना है अपने जो है लॉजिक जो है, पेपर जब उठाओ तो पेपर में भी करते रहो बार बार उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? अब ऑप्शन पढ़ो। बायोमास एनर्जी के लिए भी सूरज चाहिए, विंड के लिए भी सूरज चाहिए, जियोथर्मल एनर्जी भी क्या है? सन से रिलेटेड है, बट न्यूक्लियर एनर्जी इंडिपेंडेंट है। इसको जनरेट करने के लिए सन की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ये सबसे अलग ऑप्शन है। ऑड वन आउट वाला भी ऑप्शन अगर लगा सकते हो तो लगा दो। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा हो गया सही, क्योंकि बायोमास हो, पवन ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा, इन सब के लिए क्या चाहिए हमें? सन की प्रेजेंस चाहिए होती है। बट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या है? वो अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अभी सबसे लास्ट में इसको बताएंगे, पहले कॉमन सेंस वाले कर लेते हैं। कह रहा है जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। पहले तो कीवर्ड का मतलब समझो। जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब समझो क्या होता है कि जो जनसंख्या होती है ना देश की, उससे कैसे लाभ लेना है। ठीक है, वो जनसंख्या हमारे लिए लाभप्रद कब होगी? लाभप्रद का मतलब क्या है? देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगी, डेवलपमेंट में। तो जनसंख्या लाभांश क्या हुआ कि कोई एक ऐसा एज ग्रुप होगा जो पर्टिकुलर ज़्यादा हेल्प करता होगा किसी देश की तरक्की में। ठीक, अब ऑप्शन पे आते हैं। 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, भाई ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। 60 साल में तो आदमी रिटायर हो जाता है, तो लाभांश कहाँ से ये दे देंगे? तो पहला तो गलत हो गया। फिर वर्किंग पॉपुलेशन 14 to 50, मैंने बोला 60 साल में रिटायर होते हैं तो ये 50 साल ही लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, फिर 0 से 6 साल की जनसंख्या, अब 0 से 6 साल वाले तुमको भी पता है। ठीक है, पालने में खेलते हैं तो वो तो वैसे भी लाभांश का पार्ट नहीं हुए। वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59, ये क्या होंगी? ये वो कार्यशील जनसंख्या होगी जो लाभांश देगी किसी भी देश की इकोनॉमी की तरक्की में। तो ये क्या होगा? ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए तुमने नहीं भी पढ़ा है, मान लो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हल्का सा पता है अगर कि, और नहीं पता है, यही वर्ड को डिकोड करो, जनसांख्यिकी लाभांश, जनसंख्या की वजह से होने वाला लाभ जो होगा वो किस एज ग्रुप से ज़्यादा होगा। इतना ही लॉजिक लगा लो तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 15 से 59 पे जाना है हमें आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद हुआ और इस पर किसने हस्ताक्षर किए? अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमेशा एक बात याद रखो, 2 स्टेट में विवाद हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? गृह सचिव, असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक। DGP का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि DGP क्या है? सिलेक्टेड होता है और
इलेक्टेड कौन होते हैं? नेता होते हैं हमारे, ठीक, जिनको पब्लिक चुनती है। तो हम सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पे जाएंगे। फिर यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री लिखा है, असम मेघालय के मुख्यमंत्री, तो होम मिनिस्टर का भी काम नहीं है, दो स्टेट्स की बात है, ठीक, इंडिपेंडेंट रहते हैं दोनों स्टेट आपस में। होम सेक्रेटरी सचिव की बात करें असम मेघालय के, तो ये भी नहीं होगा। कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे दोनों स्टेट के। ये बैठ के दोनों स्टेट का जो समस्या है उस पर क्या करेंगे? समझौते पे हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? इलेक्टेड हैं और अपने अपने राज्य की जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या कह रहा है? मेघालय बॉर्डर जो हुआ था उसको सॉल्व करने में साइन किया था। तो साइन करने कौन जाएगा? दो स्टेट के मुखिया ही तो जाएंगे, और मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो दोनों मुख्यमंत्री साइन करे होंगे उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ यूपी का मैप अगर देख रखा है तो ये कर ले जाओगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा है, विद रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन है, वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू अदर रीजन। द रीजन विटनेस द ग्रीन रेवोल्यूशन। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। अब देखो, ये मैं बना लेता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर यूपी का मैप देख रखा है मान लो, ठीक है, तो ये मान लो ईस्ट है, ठीक। तो वेस्ट में हमें पता है दिल्ली पड़ता है, ठीक। यूपी के वेस्ट में दिल्ली है, तो वेस्ट में दिल्ली है, तो दिल्ली के बाद से ही सटा हुआ क्या है? गाजियाबाद है, नोएडा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे? पहला स्टेटमेंट कह रहा है पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, तो पहला तो सही कर दोगे ना। सिर्फ तुमने मैप देख रखा है और पूरा पश्चिम में कौन से सटे हुए राज्य हैं उससे अंदाज़ा लगा लोगे। फिर कह रहा है ये जो पश्चिमी भाग है ना, इसने हरित क्रांति को भी विटनेस किया। अब हमको पता है हरित क्रांति कहाँ कहाँ आई थी? पंजाब, उसके बाद हरियाणा है, फिर बीच में छोटा सा दिल्ली पड़ता है, फिर यूपी है, ठीक। और यूपी का पश्चिमी भाग, तो पंजाब और हरियाणा के करीब कौन सा भाग होगा? पश्चिमी भाग होगा। तो जब पश्चिमी भाग होगा तो यही तो विटनेस करेगा ग्रीन रेवोल्यूशन को। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हुए? दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, ठीक है। सिर्फ समझना है, कॉमन सेंस है। अब देखो, इकोलॉजिकल नीश, ठीक, मतलब पर्यावरण से संबंधित नीश। अब नीश का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। नीश समझो क्या होता है। नीश का मतलब होता है स्पेशलिटी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो यूट्यूबर हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, तो एक यूट्यूबर है जो एजुकेशन की वीडियो डालता है, ठीक, एक ब्लॉगिंग की वीडियो डालता है, ठीक है, और एक पॉडकास्ट की वीडियो डालता है, ठीक। तो एजुकेशन वाले जो यूट्यूबर है, अगर उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा नीश क्या है, स्पेशलिटी क्या है, तो कहेगा भाई मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ, ठीक। तो उसकी यूट्यूब नीश क्या हो गई? एजुकेशन। पॉडकास्ट वाले से पूछोगे तो उसकी यूट्यूब नीश क्या हो गई? पॉडकास्ट हो गई। ब्लॉगिंग वाले की क्या हो गई? यूट्यूब ब्लॉगिंग हो गई। इसी तरह इकोलॉजिकल नीश होती है। इकोलॉजिकल नीश मतलब पर्यावरण की एक तरीके की नीश होती है, स्पेशलिटी होती है कि पर्टिकुलर उस स्पेशलिटी में उस प्रकार का जीव रह पाएगा। अब देखो, इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट इज कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। स्थिति मतलब कंडीशन, जो संसाधनों के उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती। इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण से संबंधित ऐसा नीश, जैसे यूट्यूब का नीश था, वैसे ही जो एग्जांपल दिया वैसे पर्यावरण का एक ऐसा नीश जो कैसा हो, ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे जो टॉलरेट कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और फंक्शनल रोल भी प्ले कर सकें इकोलॉजिकल सिस्टम में, तो क्या होंगी? नीश हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग स्थान होता है। तो जैसे मान लो ये यूट्यूब है, यूट्यूब नीश हो गई। अब यूट्यूब नीश पे अलग अलग प्रजातियाँ कौन सी हैं? एक एजुकेटर भी है, एक पॉडकास्टर है, एक व्लॉगर है। तो ये क्या हो गया? ये प्रजातियाँ हो गई मान लो एग्जाम्पल से, और इनकी अलग अलग क्या है? भूमिका है, अलग अलग इनका नीश है। तो यही कह रहा है प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग स्थान होता है, ठीक। ईच स्पेसीज हैज़ डिस्टिंक्ट नीश, ठीक। दोनों क्या होंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से संबंधित कह रहा है, तो हमको पता है 2014 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक। तो पहला तो सही कर देंगे। दूसरा आते हैं, इट एम्स एट इनकरेजिंग। इनकरेज का मतलब समझते हो क्या होता है? कि किसी को प्रोत्साहन देना। अब सरकार कोई प्रोग्राम लॉन्च करी है तो प्रोत्साहित तो कर ही सकते। जैसे ही इस टाइप के फेमिलियर वर्ड, मतलब जेनरिक वर्ड देखो कि हाँ यार इनकरेज करना, रिकमेंड करना, ठीक, सपोर्ट करना, इनिशिएटिव स्टार्ट करना, जैसे ही आ जाए तुरंत सही मार दिया करो। तो दूसरा भी सही, पहला भी सही, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? प्रोत्साहन देना और
इन्वेस्टमेंट को और इजी बनाना। तो सीधी सी बात है, जब स्कीम आई है मेक इन इंडिया की तो उसमें यही इनकरेज करेंगे, इनकरेज हो, रिकमेंड हो, ठीक। तो ये सब याद रखना है कीवर्ड। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ठीक। देखो पहले एजर्सन को समझते हैं। ये गिलास है, ठीक है, इसमें तुमने 1 चम्मच नमक लिया, पानी भरा हुआ है इसमें ऊपर तक, तो ये क्या होगा, ये पानी के साथ पूरा घुल जाएगा। तो समरस मतलब क्या कि एक जैसा घोल बन जाएगा ये पूरा। तो पहला एजर्सन तो सही हो गया। फिर कह रहा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्लास लो और उसमें 4 टाइप के केमिकल डाल दिए तुमने, ठीक। तो कह रहा है कि जब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट तुम एक ग्लास में डालोगे तो वो जो घोल होगा वो भी समरस होगा, मतलब वो भी होमोजीनियस होगा। ये क्या होगा, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि भाई क्या पता एक 2 के साथ मिल गया लेकिन दूसरा चौथे के साथ नहीं मिला, चौथा तीसरे के साथ नहीं मिला, तो ये समरस तो नहीं होगा। दोनों चारों अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे उस ग्लास में जब घोले जाएंगे, ठीक। तो समरस घोल तो नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है, विभिन्न संगठन वाला घोल है अगर, तो समरस कतई नहीं होगा। तो ए सही हो गया और आर गलत हो गया, ठीक। तो ये कॉमन सेंस, वहीं समझो वहीं लगाओ तिकड़म, तुरंत सही हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। दिक्कत क्या होती है, हम लोग जब ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं कि अच्छा ये नहीं तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब देखो एक मैं गेम बता दे रहा हूँ आज आपको, ऑड वन आउट का गेम, ठीक। इसका गेम क्या होता है कि 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत सिमिलर होंगे, ठीक है, जो एक ही तरह की बात कर रहे होंगे, बट चौथा ना एकदम अचानक से अजनबी की तरह बीच में ऑप्शन रखा होगा, ठीक है, कि भाई तुम तीनों पढ़ोगे तो कहोगे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चौथा पढ़ोगे तो कहोगे भाई ये कहाँ से आ गया यार, इसमें 3 तो सही सही जा रहे थे, चौथा ये कहाँ से आ गया। तो जैसे ही ये मिले तो है ना अजनबी वाला ऑप्शन, सीधे आंसर मार दिया करो, वही आंसर होता है, ठीक है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स एट इनेबलिंग रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर। कह रहा है परियोजना चलाई गई थी, वाटर से रिलेटेड है, ठीक। तो अब देखो क्या कह रहा है, जल क्रांति पानी संसद, दोनों सेम जैसे हैं, जल क्रांति पानी संसद। मैंने अभी क्या बताया था, सिमिलर जा रहे हैं, नन ऑफ द अबव तो हटा ही दो, लेकिन हरियाली इसने डाल दिया, ठीक। हरियाली क्या है, जल और पानी से एकदम अलग है। हरियाली तुम सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार हरियाली तो पर्यावरण पेड़ लगाने से भी हो सकता है, लेकिन अब दिमाग कहाँ लगाना है कि उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया पानी के संरक्षण के लिए। तो पानी के संरक्षण के लिए अब फिर दूसरा लॉजिक क्या है, ऑड वन आउट पे जाएंगे। ऑड वन आउट में क्या है, जल और पानी तो सिमिलर ही हो गए। अगर ये दोनों मतलब जल और पानी ही देना था तो वो ऑप्शन को चेंज कर देता, उसने जल भी दे दिया पानी भी दे दिया। अब कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें बस कि तुम यहीं फंसे रहो, लेकिन उसने तीसरा ऑड ऑप्शन रख दिया कि हरियाली। अब हरियाली से तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई पर्यावरण हो सकता है मतलब पेड़ पौधे, लेकिन उसने बोल क्या दिया है, पानी बचाने के लिए, तो सीधे हरियाली लगा दो ऑड वन आउट लॉजिक से, ठीक है। अब ये देखो आगरा और दार्जिलिंग लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी 16 है आगरा का और दार्जिलिंग का 4 डिग्री है। रीजन क्या कह रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मतलब पतली हवा होने के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। पहले लॉजिक समझ लो, ठीक। यहाँ पे आगरा है, ठीक है, और यहाँ पे दार्जिलिंग है, ठीक है, और दोनों सेम लैटिट्यूड पे है। लैटिट्यूड क्या है, जो ये इमेजिनरी लाइन है अर्थ के ऊपर बनी हुई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, ठीक। अब रीजन मैं ये क्यों बता रहा हूँ समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे एक लैटिट्यूड है, यहाँ पे एक कंट्री है और एक कंट्री यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ हैं। ये मान लो पहाड़ हैं और ये पहाड़ की चोटी पे एक शहर बसा है और यहीं पे ये समतल है, यहाँ पे एक शहर बसा है मान लो, तो और लैटिट्यूड सेम ही है, ठीक। क्योंकि जब हम लैटिट्यूड मेजर करते हैं तो समुद्र तल की ऊंचाई से करते हैं, यानी पहाड़ की चोटी चोटी मेजर करते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड इसका यहाँ से ऐसे सीधे आएगा। तो जब तुम यहाँ रिकॉर्ड करोगे तो टेम्परेचर कुछ और आएगा, लेकिन जैसे पहाड़ पे रिकॉर्ड करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कुछ और रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, गिरता है, ठीक। तभी आगरा में सेम लैटिट्यूड पे होते हुए ये दोनों शहर, आगरा अलग रिकॉर्डिंग देता है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड देता है, ये 16 डिग्री देता है। रीजन एल्टीट्यूड का फ़र्क आ जाता है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कि कौन सा शहर किस ऊंचाई पे बसा है उससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो पहली बात तो सही हो गई। अब दूसरे में कह रहा हूँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, पहाड़ों पे जाते हैं इसीलिए ठंडी लगती है, तापमान क्या गिरता है तो तापमान कम होता है, तभी तो हमें ठंडी लगना स्टार्ट होती है। इसका रीजन क्या है कि हवा पतली होती है और क्या कह रहा है पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, तो क्या हो गया
दोनों ही सही हैं और दोनों व्याख्या भी करते हैं। अब इसके लिए तुम्हें पास कॉमन सेंस इतना होना चाहिए भाई कि चीज़ें तुम्हें उतनी समझ में आनी चाहिए उतना तुमने पढ़ रखा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं गरीब व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। 20th सेंचुरी का मतलब क्या कह रहा है वो कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो 20th सेंचुरी चल रही थी भाई, ठीक। तो जब आज़ाद हुआ था तो हमारे मुद्दे तो यही बनेंगे ना, निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति, तो पहला तो सही हो गया। अब क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिकली देयर वॉज लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम। जब स्टार्टिंग में देश आज़ाद हुआ तो बहुत टारगेटेड एक्शंस नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस मुद्दे को और हवा मिली कि भाई लोगों ने ये बात आई कि गरीबों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, 4 ऑप्शन है। पहले ज्योतिबा फुले मुझे बताओ क्या थे, लोअर कास्ट से थे। लोअर कास्ट से रहे होंगे तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव फेस किया होगा जाति से संबंधित, ठीक। इनके साथ जातिगत भेदभाव पक्का हुआ होगा। तो सबसे पहले जब ये बड़े हुए होंगे तो किस चीज़ को दूर करना चाहे होंगे, जिस चीज़ जो ये जुल्म झेल के आए होंगे, कौन सा जुल्म, जाति वाला। तो क्या करेंगे, जाति विरोधी आंदोलन सबसे पहले करेंगे, ये तो बात की बात है। सबसे करीबी इनको क्या होगा, जाति वाली बात होगी, तो इसका विरोध सबसे पहले वो करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया ये सही। अब देखो, ये जो मैंने पेपर तुम्हें बताया, अब इसमें जैसे बहुत से क्वेश्चन नॉलेज वाले थे, लॉजिक वाले भी थे, ठीक, लेकिन सारे क्या थे, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था कि आप बेसिक किताब करके नहीं कर सकते हो। ऐसा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसको हम बेसिक नॉलेज के तरीके से नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमेशा बेसिक्स पे क्लियर रखो, बेसिक क्लियर हैं तो बड़े क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। अभी ये कितना बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझ लो एक तरीके से पावर देने के लिए किया गया था, एकदम सही बात है। फिर कह रहा है 73rd संशोधन में पंचायतों को अत्यपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन पंचायत। इसीलिए ये लाया ही गया था कि भाई लोकल लेवल पे देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है, हमारे पास सेंटर है, स्टेट है, लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट आया तो लोकल लेवल भी हो गया, इसको भी ऑटोनॉमी दी गई। ग्राम पंचायत का चुनाव क्या है, वो ऑटोनॉमी ही तो है, प्रधान को चुनना। जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री को चुनते हो, सेंटर में प्रधानमंत्री को चुनते हो, वैसे एक गाँव को प्रधान को भी चुना जाता है वोटिंग के थ्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ऑटोनॉमी दी गई है लोकल लेवल पे भी, तो दोनों क्या होंगे, सही होंगे। और बेसिक अगर पढ़ रखी है पॉलिटी कहीं से भी, लक्ष्मीकांत नोट्स कुछ भी, तो ये क्वेश्चन क्या है, आसानी से हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो को देखो और जब अप्लाई करो क्वेश्चंस को तो सोचो कि भाई इसका रीजन क्या हो सकता है, इसको कैसे कर सकते हैं फटाफट। और कोशिश करनी है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी प्रीलिम्स का मतलब टेस्ट करो या कुछ भी करो तो एक चीज़ ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन में हमेशा 135 to 140 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। 135 to 140, ठीक, इतना रेंज लेके चलो। और हमेशा नेट 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक, किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन में वो ड्रामे होते हैं आयोग के, हमेशा वो गड़बड़ ही करता है। तो नेट 100 क्वेश्चन लेके ही चलने हैं तुम्हें सही, 150 में 100 नहीं तो 95 मान लो कि 95 तुम मान के ही चलो कि सही करना है तुम्हें, ठीक। सब कट पिट के तुम्हारे पास 95 to 100 क्वेश्चन बचने चाहिए, तब जाके तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट करना, बताना, और आगे मैं सीरीज़ लेके आऊँगा अगर आप लोगों को ये समझ में आई हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।